ऑलराइट, चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हियर वी आर। चलिए देन स्टार्ट करते, क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू लुक इनटू। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये सवाल आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इसको हम एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में से हम यहाँ पे देखते हैं। सो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो पहली चीज तो आप बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, रादर आई वुड से बताना चाहूंगा कि लैक्टिक फर्मेंटेशन जो आपका यहाँ पे होता है, ऑलराइट, पीपल आर रेजिंग देयर हैंड, गुड। सो लैक्टिक फर्मेंटेशन जब आपका यहाँ पे होगा, जब भी आपका लैक्टिक एसिड आपका बनता है, तो सवाल आपका ये आता है कि आपको ये कहाँ बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लैक्टिक एसिड बनते हुए आपको मिलेगा, एक तो ह्यूमंस में कहाँ बनते हुए मिलेगा ये आपको? मसल्स। राइट, तो मसल्स के अंदर आपको ये बनते हुए मिल जाएगा, बिल्कुल सी बात है। और उसके साथ साथ सो ह्यूमंस के अंदर यू कैन फाइंड, मैमल्स के अंदर यू कैन फाइंड, दिस कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड द मसल्स। उसके साथ साथ याद रखना, दिस इज द सेम थिंग आई कैन आल्सो फाइंड फॉर्मिंग इन द बैक्टीरिया एज वेल। याद है ना लैक्टोबैसिलस, वो भी तो आपको बनाता था आपका लैक्टिक एसिड। सो बैक्टीरिया के अंदर भी आपको लैक्टिक एसिड बनते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। अब याद रखना, जब आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सेल के पास ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, राइट। सेल के पास वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब सेल ने किया ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद उसने किया वहां पे अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब ये किया जाता है तो ओवरऑल के कंपेयर में आपको कितना यहाँ पे आपको एनर्जी मिलता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू गेट ओवर देयर। अब इसका आंसर आप ऐसे मुझे अनम्यूट करके बता दो, ABCD क्या आएगा इसका आंसर यहाँ पे? becomes my correct answer, बिल्कुल लेस देन 7%, बिल्कुल सही बात है। लेस देन 7% एनर्जी आपके यहाँ पे जनरेट की जाती है, जो एक्चुअली में देखा था सिर्फ 2 ATP आपको यहाँ पे मिल रही है। जो 2 ATP आपको यहाँ पे मिल रही थी, द ओनली 2 ATPs which you are getting over here, वो भी आपकी किस के बदौलत आपको मिल रही थी? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई ग्लाइकोलाइसिस। ये भी जो आपको 2 ATPs आपको यहाँ मिल रहे थे, वो भी आपको ग्लाइकोलाइसिस की बदौलत ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा रखना, तो पहला प्रोसेस आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस, देन यू विल हैव, अगर ऑक्सीजन मिला सेल को, then you can go for the Krebs cycle and then it can go for the oxidative phosphorylation। ग्लाइकोलाइसिस के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। चलिए, what is the net gain of ATP with each molecule of glucose converted into 2 molecules of pyruvic acid? So ये बात अभी अभी हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी कि कितना नेट गेन आपका यहाँ पे होता है, एंड आंसर आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका? 2 So we get 2 ATPs over there। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे 2 ATPs आपको यहाँ पे मिले, नेट गेन आपके 2 ATP का आपका यहाँ पे होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन से मेरे 2 स्टेप थे जहां पे मुझे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हुए मिलेगा? कैन यू टेल मी दोस 2 स्टेप्स? एनीवन कैन रेज देयर हैंड फॉर दिस? नहीं याद आ रहा? ये याद कर लो, ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप का रिएक्शन। 1-3 बाय, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होता है, जो आपके 10 स्टेप के रिएक्शन आपके होते हैं, तो कौन से 2 स्टेप के अंदर हमें ATP बन के मिलता है? सो एक आपका स्टेप था 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, जब मेरा कन्वर्ट होता है मेरा यहाँ पे इनटू योर 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एक ये मेरा यहाँ पे स्टेप हो गया जहां पे मुझे मिलते थे मेरे यहाँ पे 2 ATPs, राइट। यहाँ पे मुझे ATP बनते हुए मिलता था यहाँ पे 2, इसलिए बनते थे क्योंकि ये सारे 2-2 मॉलिक्यूल बन रहे होते थे यहाँ पे, ठीक है। सो यूज्ड टू गेट ATP ओवर देयर। एंड दूसरा स्टेप जो मेरा यहाँ पे था, वो मेरा तब था व्हेन यू कन्वर्ट योर PEP, phosphoenol pyruvate, into your pyruvate या into your pyruvic acid, या तो जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे, इस कन्वर्जन के दौरान भी आपको यहाँ पे ATP बनते हुए आपको मिल जाता है। तो ये 2 स्टेप्स आपको याद रखने। दे विल आस्क यू, दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन कि यार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे आपका हो रहा है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ये सवाल को आराम से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कीमियोस्मोसिस। अब जब भी कीमियोस्मोसिस की बात की जाती है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पहली चीज आपके दिमाग में यहाँ पे आ सकती है, दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे, इसके बारे में हम पढ़ रहे, वो H+ आयंस याद है ना, इधर से उधर वो भागा करते थे। That's the first thing you should find. Then you have a enzyme जिसका कुछ शेप ऐसा होता था, कुछ बड़ा सा बल्जिंग स्ट्रक्चर ऊपर नीचे
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या था, कोई बता दो मुझे अनम्यूट करके। एटीपी सिंथेटेज। हाँ, एटीपी सिंथेटेज या फिर F0 F1 F0 कॉम्प्लेक्स। हाँ, दोनों नाम आपके यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये दो चीजों की बात करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आपके यहाँ पे नहीं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू। चलिए लेट्स सी, बताइए सना, कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू नहीं है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, और ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो एक चीज याद रखना, जब भी हम कीमियो ऑस्मोसिस की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रेवल कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और उस दौरान आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड द प्रोटॉन ग्रेडियंट विल गेट एक्यूमुलेटेड और उसको ही इस्तेमाल करके हम हमारे एटीपी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है, सी है एंड डी है, दे हैव सम रिलेशन टू द कीमियोस्मोसिस, बट इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? ये लोग कह रहे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं, नहीं, हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं, हम H+ आयंस के ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं और हमारे यहाँ पे एटीपी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे कोई सेंस नहीं करता, इसकी वजह से हम यहाँ पे एटीपी नहीं बना रहे। तो ध्यान से, कभी ये सवाल ऐसा आएगा तो प्लीज याद रखना, हाउ द एटीपी इज गेटिंग फॉर्म एंड कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सेंस नहीं करता। देन द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। जब आपका 1 टन होता है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल का, तो कितने आपको मिलते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कितने बार आपका यहाँ पे होता है। तो इसके लिए आप हैंड रेस करिए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेस करके मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या आंसर यहाँ पे आ सकता है। व्हेन यू रन 1 सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पे आप रन करते हो विच इज नथिंग बट माई क्रेब्स साइकिल, तो मुझे कितने बार वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हुए मुझे वहां पे मिल जाएगा। बताइए दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। ठीक है, वो आप। प्रियांशी, आपको क्या लग रहा है? सर बी। लग रहा है सो यस, यू विल फाइंड ओनली वंस यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब कोई मुझे बताएगा कि कौन से स्टेप के अंदर ये मुझे बनते हुए मिलता था फॉस्फेट? स्टेप बताओ, स्टेप कौन से स्टेप के ऊपर ये होता था? यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक ही बार होता है, वो बात आपकी सही है। एक ही बार आपको यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है, एक ही बार आपको यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ये एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, एटीपी है जीटीपी है? जीटीपी। एटीपी सर। जीटीपी 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 मिलेगा यहाँ पे। सिट्रिक एसिड साइकिल में याद करो, क्रेब्स साइकिल में हम क्या कर रहे थे, आपको जीटीपी मिलता था वहां पे। जीटीपी समथिंग यूज्ड टू गेट, और ये आपको कब मिलता था? किसी को रिएक्शन नहीं याद आ रहा? सक्सेनाइल कोए को सक्सेनाइल में कन्वर्ट। वेरी गुड, राइट। सक्सेनाइल कोए जो आपका यहाँ पे होता है, जब वो आपका कन्वर्ट हो रहा होता है आपका सक्सीनेट के अंदर, व्हेन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर सक्सीनेट, ये वो मेरा स्टेप होता है जहां पे मुझे मिलता है एक जीटीपी बन के मुझे यहाँ पे मिलता था। याद करिए, भूलिएगा मत, दिस इज व्हेन यू यूज्ड टू फाइंड जीटीपी इज गोइंग टू फॉर्म। काफी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि रात को सोने के पहले, एग्जाम के पहले, आई वुड रादर से कि साइकिल्स एक बार देख जाना, बस एक बार नजर घुमा लो उनके ऊपर, ताकि आपको याद रहेगा कि कहाँ पे कितनी चीज आपके यहाँ पे बन रही थी। सो प्लीज डू दैट बिफोर कमिंग फॉर द वेल केमिस्ट्री के लिए। नाउ रेस्ट्रिक्टेड कोशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मिटिन का क्या होगा? अब यहाँ पे एक रूल याद रखना, जब भी हम आरक्यू की बात करते हैं, आरक्यू मतलब रेस्पिरेटरी कोशेंट, सो आरक्यू का एक फॉर्मूला, आरक्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन नंबर ऑफ O2 कंज्यूम्ड जब आप किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो। इसको समझो आप, रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को, समझो एक कार्बन, समझो एक शुगर मॉलिक्यूल है या एक प्रोटीन है, जब आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उसे ब्रेक डाउन करने के टाइम पे कितने O2 आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना CO2 आपका रिलीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज आरक्यू। सो आरक्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय द O2 कंज्यूम। ये आपका यहाँ पे कंज्यूम्ड हो रहा है, यहाँ पे आपका O2 आपका कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम्ड, एंड CO2 इज गेटिंग ओवर हियर, गेटिंग हियर रिलीज्ड। तो जब भी आप किसी बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करोगे, चाहे फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो आपको एक आरक्यू की वैल्यू मिलती है। मतलब आप जानते हो कि जब मैं फैट को ब्रेक डाउन करता हूं तो कुछ O2 कंज्यूम करूंगा, कुछ CO2 आपको रिलीज करेगा। सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आरक्यू। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आरक्यू की वैल्यू क्या होती है, तो आपको इसका एक सिंपली याद ही रखना है, यू हैव टू रिमेंबर सम वैल्यूज। सो आरक्यू ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको मैं शॉर्ट में कार्ब लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे होता है आपका 1 इज अ वैल्यू ऑफ आरक्यू ऑफ माई कार्बोहाइड्रेट्स। उसी तरीके से आरक्यू की वैल्यू जो होती है मेरे प्रोटीन्स के लिए, सो प्रोटीन की जो मेरी यहाँ पे वैल्यू आती है
that is going to be your 0.9. 9. 0.9 is the value for my protein. And then you have the RQ value for your fats. Fats की जो यहाँ पे आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, that is going to be your 0.7. अब एक और वैल्यू आप यहाँ पे याद रखना, RQ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. RQ वैल्यू ऑफ योर ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड मतलब आपका जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया, या आपका हो गया मैलिक एसिड आपका हो गया, दे आर नॉट ऑर्गेनिक एसिड. तो इनकी जो वैल्यू यहाँ पे रहती है, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1. दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, नीट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके सामने रखा है ट्राइपैल्मिटिन करके, यहाँ पे एक सब्सटेंस आपके सामने रख दिया है. अब ये जो सब्सटेंस है, ये जो बायोमोलिक्यूल है, ये बेसिकली आपका लिपिड है. और ये आपको टर्म देखने के लिए मिलता है व्हेन यू आर स्टडीइंग बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, वहां पे आपको एक टर्म मिलता है देखने के लिए. सो इट इज अ वन काइंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल. और अगर ये मेरा लिपिड है, अगर ये मेरा एक फैट है, देन आई कैन क्लियरली से कि मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा यहाँ पे 0.7. सो ये चीज आपको याद रखनी है. तो सवाल आपको ऐसे ही आएगा, आपके सामने एक वो मॉलिक्यूल रख देंगे, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको बस याद रखना है कि उसका वैल्यू क्या होता है. जनरली प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स का वैल्यू क्या होता है. एंड समटाइम इफ दे आस्क यू ऑर्गेनिक एसिड का, आपको यहाँ पे याद रखना है. सो यहाँ पे द आंसर इज गोइंग टू बी माय 0.7. तो याद रखना, RQ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड. और ये बेसिकली बता रहा है कि कितना O2 हमने कंज्यूम किया और कितना CO2 रिलीज किया जब मैंने एक बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज RQ. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? कितना ATP अल्टीमेटली मिलता है अगर मैं एरोबिक तरीके से एक ग्लूकोज को सही तरीके से ब्रेक डाउन करता हूं तो. इफ आई ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक कंडीशन में, मतलब है ऑक्सीजन मेरे पास, तो टोटल कितना फायदा हो जाएगा मुझे यहाँ पे. सो दैट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. एरोबिक ऑक्सीडेशन करने के बाद हाउ मच ATPs आई विल बी गेटिंग ओवर देयर. अंशिका शर्मा बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? Sir, 60. ठीक है आप यहाँ पे. ओके, इशिता आपको क्या लग रहा है? Sir, 38. 38 हैज टू बी योर करेक्ट आंसर. याद रखना, जब आप एक ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको 38 ATPs आपको यहाँ मिलते हैं. तो काफी ज्यादा आपको ATPs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. ठीक है, याद रखना, मैंने आपको बताया था कि आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर इधर 38 होगा, या इंस्टेड ऑफ 38 यू कैन हैव 36 ओवर द रिटन. कभी दोनों लिखे हुए नहीं होंगे, तो ये भी आपका सही आंसर बन सकता है. सो इधर यू कैन हैव 38 और 36, दोनों में से आप कोई भी एक आंसर यहाँ पे ले सकते हो. बट कभी भी ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे. दैट इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड इन द नीट एग्जाम. सो यस, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कॉमन होता है, चाहे आप फैट को ब्रेक करो, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करो या प्रोटीन को ब्रेक करो? इट इज गोइंग टू बी कॉमन टू ऑल ऑफ देम. बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option C. ऑप्शन सी कह रहे हो आप यहाँ पे. मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको? Sir, option C. कोई ऑप्शन सी लग रहा है. और राइट, अभिषेक क्या लग रहा है? सर सी लग रहा था मेरे को तो इतना वो क्यों हो रहे हो फिर? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लग रहा है तो लग रहा है. ठीक है, और राइट, ठीक है. अब याद रखना, जो बायोमोलिक्यूल जो कॉमन होता है ना इन सब के लिए ब्रेक डाउन करने के टाइम पे, जो आपको यहाँ पे बन के मिल सकता है, दैट इज एक्चुअली योर एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए इज अ कॉमन मॉलिक्यूल व्हिच यू कैन फाइंड गेटिंग फॉर्म्ड व्हेन यू ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स. आप कार्बोहाइड्रेट हो आपका यहाँ पे, आपका प्रोटीन हो या फैट हो, जो कॉमन आपका बायोमोलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी योर एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए इज अ कॉमन फॉर देम. ठीक है, ये आप अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एक चीज, तो आपको थोड़ा समझ आएगा. आई टेल यू दिस थिंग, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको समझाता हूँ ये. ऑलराइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है आपका, अब देखो, ये जब आपके सामने टर्म आया, ये आपका हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सब लोग जानते हो, दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. कोई मुझे बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? आप ही बताइए. मैट्रिक्स में नहीं होता. मैट्रिक्स में नहीं होता, नहीं होता मैट्रिक्स में. बोल दिया मैंने. स्ट्रोमा.
अरे ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे आएगा स्ट्रोमा? इट्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। inside of इनर मेम्ब्रेन बोलना mitochondrial हमेशा, हाँ, इट हैज टू बी योर इनर मेम्ब्रेन। सो यू विल फाइंड आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ऑन द इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात दिमाग में बिठा लो, दैट यू विल फाइंड दिस इवेंट हैपनिंग इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये वो लोकेशन होता है जहाँ पे आपका ये आपका इवेंट आपका हो रहा होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ईटीसी आपका यहाँ पे हो रहा होता है, व्हिच विल लीड टू अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ योर एटीपीज। अब ये जो इवेंट हो रहा होता है इसमें करते क्या हो आप लोग यहाँ पे? नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस एंड टेल मी, ये जब इवेंट हो रहा होता है तो अल्टीमेटली आपको जो एटीपी आपको यहाँ पे बन के मिल रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी मिलना, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही है? बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए बताइए, कौन बताएगा यहाँ पे? मुस्कान कुमारी बताइए। सर ऑप्शन डी। इंडिया आपको यहाँ पे लग रहा है, शिखा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जब आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे आपका फॉस्फेट बन रहा है, यहाँ पे यू आर गेटिंग एटीपीज आर गेटिंग फॉर्म। अब आप याद करो, आई होप आपको ये चीज काफी क्लियरली याद होगी कि हमने, याद है ना वो बीच में हमने एक मेम्ब्रेन बनाई थी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाई थी, फिर बीच में हमने बनाए थे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने बनाए थे यहाँ पे। वी हैव मेड अ कॉम्प्लेक्स 1, देन वी हैव मेड अ कॉम्प्लेक्स 2, देन वी हैव मेड अ कॉम्प्लेक्स 3, राइट? फिर 4 था कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, एंड देन वी आल्सो मेड समथिंग लाइक योर एटीपी सिंथेटेज, जिसका हेड वाला पार्ट नीचे के साइड पे था, राइट? अब याद करो आप यहाँ पे, ये जो थी मेरे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, दिस वाज माय इनर मेम्ब्रेन ओवर देयर, ये थी मेरे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाली साइड जो मेरी यहाँ पे थी वो थी मेरे यहाँ पे मैट्रिक्स, ये था हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और अगर आपको बाहर याद हो तो एक और हमने यहाँ से मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाई थी, एंड दैट वाज कॉल्ड एज माय आउटर मेम्ब्रेन, दैट वाज माय आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये मैट्रिक्स में से हम क्या करते थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते थे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता था ना, कॉम्प्लेक्स 1 में आता था, कॉम्प्लेक्स 1 में आता था, तो ट्रैवल करता था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। मुझे ये बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से था, कौन से मॉलिक्यूल से आता था? सर NADH। NADH राइट, NADH से आते थे मेरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन दे यूज्ड टू गेट इनटू द कॉम्प्लेक्स 1 एंड देन फिर ट्रैवल करते थे। उसी तरीके से मुझे ये बताओ कि आपके कॉम्प्लेक्स 2 में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 में आया करते थे वो कहाँ से आते थे? FADH। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, FADH और NADH का हम करते थे यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये मेरे वो सबस्ट्रेट थे, देवर माय सबस्ट्रेट, इनको हम करते थे, इनका होता था ऑक्सीडेशन, और इनके ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चालू होता था। इनका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे यहाँ पे ATC चालू होता था, और उसके वजह से ही हमें हमारा अल्टीमेटली ATP मिलता था। फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हमें हमारे यहाँ पे ATP मिलता था। सो दैट इज वाई, बिल्कुल सही आपका है यहाँ पे आंसर। Formation of ATP by energy released from the electrons removed during substrate oxidation। जो भी आपके सबस्ट्रैट थे वहां पे NADH और FADH, इनका जब हमने ऑक्सीडेशन किया और इनकी वजह से जो मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करके आगे बढ़े, सो उसके साथ हमें यहाँ पे हमारा ATP मिलता है वाया प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो यस, ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि अभी तो आपके सामने मैं हूं, आप क्वेश्चन करें, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आया देन आपको सही से आराम से सीखना है और समझना है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अरे ऐसा तो कोई कर नहीं रहा वहां पे। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, कोई फॉस्फेट ग्रुप ऑक्सीडेशन वहां पे हो नहीं रहा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, फिर तो वो एटीपी रहेगा ही नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा, ए टेट्रापी बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें याद आ रही है? हमने कुछ 2-3 हफ्ते पहले पढ़ी थी, ये सारी चीजें कुछ याद आ रही है आपको? प्लीज ये मत बोलो कि सर वो तो इवेपोरेट हो गया सर, वो तो सब धुंधला धुंधला याद आ। वही तो मसला है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, वही तो चीज है। एवरी नाउ एंड देन थोड़ा रिवाइज करोगे तो वो थोड़ा धुंधला नहीं रहेगा, फिर वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो यू हैव टू रिवाइज दैट थिंग। एंड एक बात बताता हूँ आपको, प्लांट फिजियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका वेटेज नीट में अच्छा खासा होता है।
सो अभी धुंधला धुंधला है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रिवाइज करते रहोगे ना तो धुंधला धुंधला बहुत बेटर हो जाएगा. यू विल एक्चुअली एबल टू रिकैप्चर एवरीथिंग. एंड इफ एट ऑल दैट हैपेंस वेरी अर्ली बिफोर द नीट एग्जाम, दैट्स अ गुड फॉर यू. लेकिन उसको छोड़ना मत. क्या? ऑलराइट, ये थोड़ा लेटेस्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पे. सो नाउ ओवर हियर यू विल हैव टू टेल मी द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन. ध्यान से देखना, पहले तो आप ये याद करो कि गैसियस प्लांट हार्मोन मेरा था क्या. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि कौन था मेरा गैसियस प्लांट हार्मोन. एंड देन यू हैव टू रेज योर हैंड टू गिव मी द आंसर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए यहाँ पे सही बैठेगा. सो चलिए, have a look at this. The gaseous plant growth regulator is used in plant is going to be what? चलिए चलिए चलिए, हैंड रेज करिए इसके लिए. 4 ऑप्शन है आपके सामने और हमने ये रोल्स हमने देखे थे इसी वीक में. हमने देखे थे ये रोल्स इसी वीक, इन द सेंस आई शुड से हमने ये कल ही देखे थे. Yesterday itself we have seen these rules. So please raise your hand to answer this. All right, बताइए अभिषेक, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? अभिषेक को कुछ नहीं लग रहा. पूजा बताइए. डी है क्या सर? सर मैम आप तो पूछ रहे हो मुझे, आपको बताना था. ऐसे थोड़ी चलेगा. कोमल शर्मा बताइए. सर ए. प्रिंस क्या लग रहा है? सर ये होगा. ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया. ऑलराइट, सो पीयूष बताना चाहोगे क्या होगा इसका आंसर? सर ए. ऑलराइट, ठीक है, चलिए देख लेते हैं. सो व्हाट विल हैपन ना कि नाउ यू नो. अच्छा पहली बात बताओ, गैसियस हार्मोन आपका कौन सा होता है? इथाइलिन. राइट. थाइलिन. हाँ, अब इसमें आपको याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे 4 रोल लिख के रखे हुए हैं. सो जो ऑप्शन बी है मेरा यहाँ पे, हेल्प्स ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ये इथिलीन नहीं करता. सो हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस को कौन ऊपर कराता है? लाइक हु इज गोइंग टू हेल्प टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस? ऑक्सिन. नहीं Auxin. नहीं, अरे नहीं बाबा, वो तो अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है. जिब्रेलिन. जिब्रेलिन. साइटोकाइनिन. 5 हार्मोन, उसमें से भी अलग अलग आंसर दे रहा हूँ. साइटोकाइनिन, याद रखना, साइटोकाइनिन इज द वन जो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में आपकी मदद करता है. एक बात याद रखना, पता है मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्लांट के अंदर अगर आप साइटोकाइनिन डालोगे तो उसकी अपाइकल ग्रोथ रुक जाएगी और लैटरल ग्रोथ उसकी वहां पे चालू होगी. ये बात मैंने आपको बताई थी, ये मत बोलना कि सर नहीं बताया था. राइट, वी हैव डन दिस थिंग. सो टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस आप साइटोकाइनिन यूज करते हो. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन कौन करता है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी दैट यस, इट इज योर ऑक्सिन व्हिच मेंटेन्स और प्रमोट्स अपाइकल डोमिनेंस. ओवरकम करना मतलब उसे अबव, लाइक उसे रिमूव करना, एंड टू फॉर्म द लैटरल ग्रोथ. सो दैट्स योर साइटोकाइनिन. याद रखना ये बात. किल्स डाइकोटिलेडोन वीड्स इन द फील्ड, ये कौन करता है? ऑक्सिन. ऑक्सिन. राइट, हम सिंथेटिक ऑक्सिन इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन गेट रिड ऑफ द वीड्स. बिल्कुल सही. स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, मैंने आपको माल्टिंग टर्म बताया था आपके बेवरेजेस वाली जो इंडस्ट्री होती है ना. हाँ जी, आपकी जो बेवरेजेस वाली जो इंडस्ट्री होती है वहां पे माल्टिंग का प्रोसेस होता है, और ये करने के लिए यू नीड टू हैव अ गिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा, गिबरेलिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. सो दैट इज व्हाई ये तीनों तो अलग हो गए. प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये बात आपके यहाँ पे सही है. दैट इज समथिंग डन बाय माय पर्टिकुलरली इथिलीन. सो इथिलीन के बारे में बताया था हमने कि रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में आपके यहाँ पे मदद करता है. सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो स्लोली स्लोली आपको रूल्स याद होंगे. द मोर यू एनकाउंटर विद दिस काइंड ऑफ रोड ब्लॉक्स ना, जाके तुम अटक रहे हो कि अच्छा ये है ये है, व्हेन यू सॉल्व दैट थिंग यू नो कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू थिंग. ठीक है. ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, इनमें से कौन सा प्लांट है जो आपकी प्लास्टिसिटी यहाँ पे शो नहीं करता है? ये इसके बारे में मैंने बात किया था कल कि क्या होती है प्लास्टिसिटी, एंड इनमें से कौन आपके यहाँ पे शो नहीं करेगा. बताइए पीयूष, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो. ओके, सना क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. अच्छा सना, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा मेस प्लांट C3 है या C4 है? क्या मैं कह सकता हूँ इसे? सर C3. बोलूंगा मैं इसे. प्रियांशी क्या लग रहा है, मेस C3 होता है C4 होता है? सर C4. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आपने बोला कि मेज मेरा प्लास्टिसिटी शो नहीं करता. ये बात आपकी बिल्कुल सही है. मेज कभी भी आपके यहाँ पे एग्जांपल नहीं था. आपके सही एग्जांपल जो आपके यहाँ पे है
दैट इज योर कोरिएंडर, बटरकप एंड कॉटन, राइट। अभिषेक बता दो ये प्लास्टिसिटी होता क्या है, सही से बताओ कि व्हाट डू मीन बाय प्लास्टिसिटी इन द प्लांट्स। सर जो क्या बोलते हैं प्लांट की लीफ होती है वो जूनियर स्टेज में कुछ अलग होती है और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अलग होती है। राइट, सो यू विल हैव अ प्लांट जिसके जूनाइल स्टेज पे लीफ कुछ आपकी अलग थी और जब वो बड़ा हो गया उसकी लीफ यहाँ पे कुछ अलग है। सो ये जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे जो मिल रहे हैं इसको हम एक कलेक्टिवली एक टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई प्लास्टिसिटी, राइट। अब क्योंकि हम यहाँ पे लीफ की बात कर रहे हैं सिर्फ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीफ, जो इनसाइड में भी लीफ का एग्जांपल देके रखा हुआ है दैट जूनाइल स्टेज में लीफ अलग था, एडल्ट फॉर्म में लीफ आपका अलग था, तो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोफाइली, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर, क्योंकि हम लीफ की बात करें दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोफाइली। अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा एक एग्जांपल है जो एक्चुअली पानी के अंदर रहता है वो प्लांट, और जब वो पानी के अंदर होता है तब उसका लीफ का शेप अलग होता है, और जैसे वो पानी के बाहर आता है तो उसका लीफ का शेप बिल्कुल अलग हो जाता है। इनमें से कौन है वो एग्जांपल, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके। राइट, बटर कप के अंदर आपको मिलेगी, देखिए जो प्लास्टिसिटी आपको यहाँ पे मिलेगी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, या मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे एज अ एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली, एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली। ये बात भी मैंने आपको डिस्कस की थी, दैट्स कॉल्ड माय एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली। एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसका लीफ का शेप यहाँ पे चेंज हुआ, बट कोरिएंडर एंड कॉटन विल शो द इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली। चलिए, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन मेरा यहाँ पे रहेगा जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे वीड्स को खत्म करने के लिए, व्हिच ऑफ दिस प्लांट हार्मोन वी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, बताइए व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, दीप्ति क्या लग रहा है इसका आंसर, तक आवाज नहीं जा रही हमारी। हिम्मत सिंह क्या लग रहा है इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है। किशोर क्या लग रहा है, सर थर्ड ही लग रहा है। शिवानी कुमारी ऑप्शन कौन सा, वापस बोलना। सर सी ऑप्शन। ये लग रहा है आपको भी, और मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। सर मेरा भी ऑप्शन ए, है। सब लोग ऑप्शन का ए। ऑप्शन ए है यहाँ पे। ऑप्शन ए है। बाद में सब लोग आए सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। एक बात याद रखना कि जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ना वीड्स को निकालने के लिए, वो होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन, एंड 2,4-D इज एग्जांपल ऑफ माय सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, बट सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D जो आपको यहाँ पता है, इट इज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, इसको यूज करके हम वीड्स को हम निकालते हैं। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड जो आपका यहाँ पे है, इसकी मदद से आप वीड्स को निकालते हो। सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर इट इज बीन यूज्ड एज अ वीडीसाइड। तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड की तरह, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है, राइट। ओके, plant shows different pathway in response to environment or phase of life to form different kind of structures. So plant के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं उसके लाइफ के हिसाब से, बचपन में कुछ और था अलग, बाद में कुछ और स्ट्रक्चर है, और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, बताइए पूजा क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके सवाल आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दोस एग्जांपल्स, राइट। ध्यान से देखो, ये हमने एक बार पहले भी देखा था, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, मतलब कब आप अपने फ्रूट्स और लीफ, अगर वो यंग है आप नहीं चाहते कि वो नीचे गिरे, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे वो नहीं गिरेंगे, बताइए किशोर। सर ऑक्सीजन। बताइए मुस्कान। ऑप्शन बी। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की मदद से आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि यू कैन अवॉइड अर्ली लीफ और फ्रूट ड्रॉप, अर्ली लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ऑक्सीजन ओवर हियर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अरे बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा, बाकी लोग भी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, करो ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। चलिए, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, नॉर्मली आपको जो प्लांट के अंदर ग्रोथ कर्व होता है ये कैसा होता है। अब ये हमने पढ़ा नहीं है, हमने रिवाइज नहीं किया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने अपने रिवाइज किया होगा। तो टिपिकल ग्रोथ कर्व जो आता है प्लांट के अंदर वो कैसा हो जाता है, बताइए पीयूष। सर ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिग्मॉइड. ये आपका सिग्मॉइड आपका यहाँ पे ग्रोथ कर्व आपको यहाँ पे मिलता है. एस शेप का आपका ग्रोथ कर्व आपको मिलेगा हमेशा देखने के लिए, चाहे वो प्लांट्स की बात करें हम यहाँ पे, या चाहे हम बात करें हमारे नेचर के अंदर प्लांट्स की, या हम बात करें एनिमल्स की बात करें, तो दैट विल बी सिग्मॉइडल कर्व. ये एक बार फिर आप इकोलॉजी में एक बार फिर आप इसे देखोगे. Which of the following is not a function of a conducting part of respiratory system? अब ये चैप्टर 17 का एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल के रखा हुआ है. ज्यादा डाले, एक दो ही डाले मैंने यहाँ पे. So let's have a look. इनमें से कौन सा is not a function of a conducting part of respiratory system? Which of the following is not a function of a conducting part of respiratory system? बताइए हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी ऑप्शन. ओके, ऑलराइट. बाकी लोग, डिम्पल बताइए. ठीक है, आई थिंक डिम्पल चैट में आंसर कर रहे हैं. प्रियांशी, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सर सी ऑप्शन. आपको इसलिए लग रहा है यहाँ पे, राइट. तो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो याद रखना, कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, वो काम होता है आपके एल्वेलाई का वहां पे. सो दैट इज व्हाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माय कंडक्टिंग पार्ट, राइट. कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है कि आपके एयर को वार्म करना, आपके फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, या आपका जो टेम्परेचर है आपके एयर का उसे मेंटेन करना, नॉर्मलाइज करना बाहर से. So that is something they do, but option C is not going to be the role of my conducting part. Right? A process that makes important difference between C3 and C4 plants. कौन सा प्रोसेस होता है जो C3 and C4 plants के अंदर एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है? Which process is that going to be? ये हमने किया था 15 अगस्त को, हमने किया था सुबह उठ के. एक बैच ने सुबह किया था, एक बैच ने दोपहर को किया था. So I'm assuming that some of you will be able to answer this. ऑलराइट, बताइए सुमन कुमारी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे. एंड प्रियांशी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. प्रियांशी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि फोटो रेस्पिरेशन जो आपने यहाँ पे मुझे आंसर बोला, दैट इज समथिंग, ठीक है, दैट्स ट्रू. ये आंसर तो आपके यहाँ पे सही. मुझे बताओ, फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए कौन से ऑर्गेनल यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं? विच ऑर्गेनल आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन? बताइए. नहीं बताओगे? मुस्कान कुमारी, बताइए कौन से ऑर्गेनल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन? सर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम. बिल्कुल सही. सो विल हैव योर क्लोरोप्लास्ट, विल हैव योर माइटोकॉन्ड्रिया, or rather write peroxisome पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे, peroxisome, and then you have your mitochondria. तो ये तीन मेरे यहाँ पे ऑर्गेनल्स मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग माय फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, क्या मैं फोटो रेस्पिरेशन को कह सकता हूँ एज अ C7 साइकिल? नो सर. यस. एक तो मना कर रहे हैं, बाकी लोग यस कर रहे हैं, ऐसे कैसे? यस नहीं सर. सर. Because it was discovered by Cristiano Ronaldo. It is called as a C7 cycle. बोलो, C7 साइकिल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता इसे मैं? नहीं No, सर. अरे नहीं No, बोल sir. सकता C7 साइकिल. तो कौन सा साइकिल मैं कह सकता हूँ इसे यहाँ पे? C2 C2 साइकिल. C2 cycle. C2. Right. This is called as my C2 cycle. तो याद रखना, my photo respiration is also called as my C2 cycle because इसमें जो आपका एक बायोमोलिक्यूल आपका बनता है यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो आपका 2 कार्बन एटम से बना हुआ होता है. So that is why it is called as C2 cycle. और याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन किसमें होते हुए आपको नहीं मिलेगा? C4 या C3 प्लांट? C3. अरे मेरा सवाल सुनो एक बार फिर. C4 हाँ, C3 और C4 में से किसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन कभी होते हुए नहीं मिलेगा? और आंसर शुड बी C4. C4 प्लांट. हाँ, C4 में कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. आपका C3 में हो सकता है, बट नॉट इन द C4 प्लांट्स. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग ऑल यू शुड नो कि कौन से ऑर्गेनल यहाँ पे इन्वॉल्व थे. क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. इसको हम C2 साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज आपको यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बन के मिलता है. गेट टू हैव योर ग्लाइकोलेट आपको मिलेगा बन के, एंड दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे आपके लगे हुए होते हैं. दिस इज व्हाई यू कॉल देम एज अ C2 साइकिल. अच्छा, अब एक और बात बताइए, तो इतनी बता सकते हो तो, अगर मेरा फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो जो मेरा वहां पे एंजाइम होता है रुबिस्को, द एंजाइम आई हैव रुबिस्को ओवर देयर,
इस एंजाइम के साथ कौन आके अटैच हुआ होगा, CO2 या O2? Oxygen. CO2 CO2 सर, CO2 अरे CO2 अगर O2 रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसके साथ कौन आके अटैच हुआ होगा? सर तब तो O2 सर, O2 सर हाँ, O2 ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा बाबा, ऑक्सीजन आएगा। अगर आप देखो, एक बात याद रखना कि अगर हम कह रहे हैं कि आपके प्लांट के अंदर हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन, तो ये आपका स्टार्ट तब होता है जब O2 आके कंबाइन करता है मेरे रुबिस्को के साथ। व्हेन O2 comes and combines with the Rubisco over there, after that you will find कि आपका फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा। देन यू विल फाइंड कि आपका फोटो रेस्पिरेशन एक सही मायने में फिर आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर CO2 आता तो फिर आपका नॉर्मल केल्विन साइकिल स्टार्ट होता है ना यहाँ पे। याद रखना, O2 when combines with Rubisco तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका एक अनवांटेड यूजलेस पाथवे आपका यहाँ पे चालू होगा, एंड दैट पाथवे ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। तो प्लीज भूलना मत, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगर CO2 आ रहा होता देन यू कैड हैव स्टार्टेड विद द नॉर्मल केल्विन साइकिल, जो हमारे लिए काम का होता है, प्लांट के लिए भी काम का होता है, बट नॉट व्हेन यू कैन फाइंड O2 कमिंग एंड बाइंडिंग टू द रुबिस्को। क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? यस sir. सर। Yes sir ऐसे गड़बड़ मत करो, ये these are the very important simple things. Alright. In C4 plants CO2 combines with, C4 plants के अंदर आपका CO2 किसके साथ यहाँ पे कंबाइन करता है? तो your C4 plants के अंदर आपका CO2 यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे आपका कंबाइन कर लेगा? सो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है नहीं, सिंपल ही है, पढ़ा था हमने इसे भी, 15 अगस्त को ही पढ़ा था हमने। बताइए कनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर फॉस्फोफिनोल पायरुवेट ऑप्शन ए। मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. ऑप्शन ए अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, देन आप लोगों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। C4 प्लांट्स के अंदर जब आपका CO2 अंदर आता है, व्हेन द CO2 विल एंटर इनसाइड, तो ये आपका कंबाइन करेगा। लेट मी शो यू ओवर हियर। व्हेन द CO2 इज गोइंग टू एंटर इनसाइड, CO2 इज गोइंग टू कंबाइन विद माय PP, ये PP के साथ जाके यहाँ पे कंबाइन करता है, और इसको PP के साथ बाइंड करने में कौन सा एंजाइम इसकी मदद करता है? फोस्फोनिल पायरुवेट। PEP कार्बोक्सिलेज। अरे PP के साथ बाइंड करने से PP थोड़ी करेगा, इट इज गोइंग टू बी PP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज। PP कार्बोक्सिलेज आपकी यहाँ पे करेगा मदद, और PP कार्बोक्सिलेज की मदद की वजह से व्हाट विल हैपन, माय CO2 विल कंबाइन विद द PP। और ये जो आपका हो रहा है प्रोसेस, ये कौन से सेल के अंदर हो रहा होता है, मेसोफिल या बंडल शीथ? सर मेसोफिल। मेसोफिल सेल्स। इट इज ऑल हैपनिंग इन माय मेसोफिल सेल के अंदर। ये पूरा इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा था आपका मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन योर मेसोफिल सेल। चलो अब इतना बताता रहो, तो इतना भी बताई दो मुझे कि जब पीक के साथ ये कंबाइन करेगा तो मुझे क्या बन के मिलेगा यहाँ पे? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। बिल्कुल सी, आई विल बी गेटिंग ओवर हियर माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मुझे यहाँ पे मिलेगा, और OA मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर? मैलिक एसिड। राइट। और ये सारी इवेंट आपके यहाँ पे हुए इनसाइड द मेसोफिल सेल, ठीक है। अब मेरा मैलिक एसिड कहता है कि मुझे बाहर निकलना है, इट विल गेट इनटू अनदर सेल, और वो जो दूसरा सेल होगा उसका सेल का क्या नाम होगा? बंडल शीट सेल्स। राइट। तो प्लीज याद रखना कि बंडल शीट सेल नीचे होगा हमारा, मेसोफिल सेल ऊपर होगा, ताकि उस तरीके से भी आप यहाँ पे याद रख सको। अब जब मेरा मैलिक एसिड आ चुका है यहाँ पे बंडल शीट सेल के अंदर, ये समझो मेरा मैलिक एसिड यहाँ पे मेरा आ चुका है। नाउ इट विल गेट ब्रोकन डाउन और इट विल स्प्लिट इनटू टू थिंग्स। यहाँ पे आपकी दो चीज स्प्लिट होकर निकलेंगी आपके यहाँ पे। एक तो आपको बन के मिलेगा आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड, और दूसरा आपका यहाँ पे एक CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। अब बताओ जो CO2 मैंने यहाँ पे रिलीज किया है इसमें से वो कहाँ पे जाएगा? मेसोफिल। नहीं 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 नहीं, जो CO2 आपके यहाँ पे रिलीज हुआ है बेटा, ये आपका जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। कौन बोला यहाँ पे C2 साइकिल? दिस CO2 विल नाउ एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल, या इसे हम इवन कहते हैं C3 साइकिल। सो दिस विल एंटर ओवर हियर, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये जो OA आपके यहाँ पे बना था, इसके अंदर कितने कार्बन एटम थे? 4। राइट, इसलिए हम इसे C4 साइकिल हम यहाँ पे कहते हैं। और पायरुविक एसिड जो मेरे यहाँ पे बन के निकल रहा है यहाँ पे, दिस पायरुविक एसिड नाउ विल लीव द बंडल शीथ सेल, विल एंटर द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में एंटर करने के बाद अल्टीमेटली दिस विल कन्वर्ट बैक इनटू योर PP। और ये करने में खर्चा होता है या नहीं होता? होता है सर। यस सर। खर्चा तो होगा बेटा, खर्चा तो होगा।
मेहनत लगती है यहाँ पे भी, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। और तो हमने पूरा साइकिल यहाँ पे बना दिया। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय C4 पाथवे, और यस PP इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं वापस आपसे यही कहूंगा कि एक दो बार इसे खुद से जब तक आप ड्रॉ नहीं करें तब तक वो इम्प्रिंट होगा नहीं जहन में, तो खुद से ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सर हम तो बहुत बिजी रहते हैं, ये सब हम नहीं करने वाले। डोंट, लाइक यू हैव टू ड्रॉ दैट थिंग, इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर टू ड्रॉ ऑल दोस साइकिल्स, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। सो डो ड्रॉ देम एंड गेट योरसेल्फ, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट थिंग ऑल द टाइम। होगा क्या ना, एक दो बार आपने ड्रॉ कर लिया, आज से 4 महीने बाद मैं ये नहीं कहता कि आपको एकदम से सब कुछ याद आएगा, लेकिन जब उसे रिवाइज करोगे तो जल्दी आप उसे रिटेन कर पाओगे। So that is why just draw it once with your own hands in your notebook so that you remember all those things. एक बार देख के करना, बाद में बिना देखे करना, हो जाएगा। Which pair is wrong? इनमें से कौन सा पेयर आपका यहाँ पे गलत है आपके हिसाब से? इसके लिए हैंड रेस करिए, सोचिए थोड़ा सा और करिए यहाँ पे अपना हैंड रेस। Which pair here is going to be incorrect? All right, so now you have to tell us. बस 4 लोग, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए बताइए, प्रिंस क्या लग रहा है इसका आंसर, बोलिए। सर C3 मेज। C3 मेज, राइट, ठीक है। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑलराइट, मुस्कान आप कह रहे हो कि C3 मेज ये गलत है, आपकी बात यहाँ पे सही है, प्रिंस की भी बात यहाँ पे सही है कि C3 इज नॉट एग्जांपल, लाइक मेज इज नॉट एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट्स। मुझे बताइए मुस्कान कि ये मेरा मेज बनता है एग्जांपल मेरे C4 प्लांट्स का, ये भी हम सब लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप मुझे बताइए कि C4 प्लांट्स के और कौन से 2 एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो मुस्कान? एस से स्टार्ट होता है, एस से। जैसे बड़ा सा प्लांट होता है जिसका जूस भी निकाला जाता है। शुगर केन। शुगर केन। नीट एग्जाम जब चल होगी ना, ऐसे मैं कहीं खिड़की के बाहर ऐसे ही खड़ा हूंगा वहां पे और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चेक, राइट। So yes, you will have your sugar cane is one of the example in this, and then you also have a sorghum is also comes the example in this. ठीक है, 2 एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख लो, and you have a maize. These 3 example you should remember right now, which are example of my C4 plants. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर देयर इज अ मोर लाइकली चांस ऑफ हैविंग फोटो रेस्पिरेशन? कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जब, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, जब फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? बोलो अब, बोलो अब, बोलो। इन High विच? temperature and high light intensity. High temperature and high light intensity. When you have high temperature and when you have high light intensity, ये वो आपकी 2 कंडीशंस आपकी रहती है जब देयर इज अ मच मोर लाइकली चांस ऑफ हैविंग इशू ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी आपके यहाँ पे रीजन है। और जब आपका, मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ, वो आप अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपका हाई अमाउंट ऑफ O2 हुआ आपके लीफ सेल्स के आसपास, दैट कैन ऑल्सो प्रमोट करता है वो फोटो रेस्पिरेशन को। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट। Now in C4 plants Kelvin cycle operates where? अब इसे आराम से देखना, वो कई बार लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, है तो बड़ा आसान सा सवाल, बट स्टिल लाइक पे अटेंशन एंड ट्राई टू आंसर दिस करेक्टली। इन C4 plants Kelvin cycle आपका कहाँ पे ऑपरेट कर जाता है? इन C4 plants Kelvin cycle operates where? अभी तो हमने पूरा देख लिया, हमने पूरा C4 साइकिल, तो अब तो आपको मालूम हो जाना चाहिए where it will happen। बताइए सना, कहाँ पे होगा ये? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लग रहा है, शिखा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल। मेरा C4 प्लांट्स के अंदर जो कैलिन साइकिल मेरे यहाँ पे होता है, दैट विल बी हैपनिंग इन माय स्ट्रोमा ऑफ माय बंडल शीथ सेल। इट विल हैपन इन द स्ट्रोमा ऑफ माय बंडल शीथ। देखो हमने देखा था कि हमारे जो नीचे जो एक सेल था बंडल शीथ सेल, वहां पे हो रहा था कैलिन साइकिल। अब बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना में नहीं होता, ये हमेशा आपके स्ट्रोमा के अंदर ही होगा। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। कैल्विन साइकिल हमेशा स्ट्रोमा में ही रन करता था। वैसे एक बात बताओ, जनरली जब कैल्विन साइकिल रन किया जाता है, जनरली जब रन किया जाता है कैल्विन साइकिल, तो ये रन करने के लिए, एक कैल्विन साइकिल रन करने के लिए, टू रन 1 कैल्विन साइकिल, कितना खर्चा हो जाता है एटीपी का और NADPH का? 1880 12 NADPH।
नहीं। अगर मैं आपसे पूछता ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, अगर मैं आपसे पूछता कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ड्यूरिंग वाया केल्विन साइकिल आपको कितना खर्चा हो जाता है, या अगर मैं आपको इतना बोलता ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितना खर्चा हो जाता है टोटल, सो आप मुझे बोलते दैट इट कुड हैव बीन देन 18 ATPs एंड 12 NADPH। याद रखना, दैट इज अ स्टोरी फॉर फिक्सिंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। जब आप 6 CO2 मॉलिक्यूल आप फिक्स करते हो तब जाके आपका इतना इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है। तो जब आप 6 CO2 को फिक्स करोगे तब जाके बनेगा ना आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तब आपको बोलना है Yes, sir. सर 2 जब आपको ATP बोला, क्या कह रहे हो बेटा, क्या चाहिए इसको, बोलो अभिषेक बोलो, सर 2 ATP क्या कह रहे हो बेटा, आप क्या कह रहे हो, वापस बोलो, क्या कह रहे हो आप, बोलो बोलो अभिषेक बोलो, कुछ नहीं होगा बेटा, बोलो। अरे इट इज गोइंग टू बी 18 ATPs एंड 12 NADPH, ओके, फॉर अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू बी फॉर्म। जब आप एक सिंगल केल्विन साइकिल जब आप अपने यहाँ पे रन करते हो, व्हेन यू डू अ सिंगल केल्विन साइकिल, एक CO2 जब अपना साइकिल रन करेगा तब आपका ATP इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे कितना होगा? 382 NADP. 2 NADPH. राइट, 3 ATP एंड 2 NADPH। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब एक केल्विन साइकिल आपके यहाँ पे रन किया जाता है देन यू विल हैव कि इतना इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप 6 CO2 अगर आप रन कर रहे हो साइकिल के अंदर, जो करना लाजमी है अगर आपको बनाना है अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, then the answer is going to be 18 ATPs and 12 NADPH. So that is something you should be clear with. All right. NADP is reduced to NADPH in, ये जो आपका हो रहा होता है इवेंट आपका यहाँ पे, ये कौन से साइकिल के दौरान आपके यहाँ पे हो रहा होगा बताइए। So NADP will convert to NADPH. This event is taking place when, ये आपका इवेंट कब हो रहा होता है बताइए। अंशिका बोलिए। अंशिका शर्मा नहीं बताएंगे आप। कैलेंस का थोड़ी होगा, कैलेंस का थोड़ी अपना NADPH। बताइए मुस्कान कुमारी, ये तो नहीं है क्या आपका आंसर, बताइए मुस्कान कुमारी बोलिए। सर PS सेकंड वाला सॉरी नहीं, याद रखना, when you form you find NADP is reduced to NADPH is something which is happening with the non-cyclic photophosphorylation। आपको याद है ना, हमने बताया था कि जब आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका यहाँ पे होता है तब आपको कुछ चीजें बन के मिलती है। वन इज माय NADPH आपको बन के मिलेगा वहां पे, दैट इज समथिंग यू विल गेट ओवर देयर। इसके साथ साथ आपको ATP यहाँ पे बन के मिल जाएगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान आपका वाटर का स्प्लिटिंग भी आपका होता है, आपका वाटर का भी स्प्लिटिंग आपका यहाँ पे किया जाएगा। सो वाटर स्प्लिटिंग इज ऑल्सो समथिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो आपको याद रखना है कि उस दौरान आपका O2 भी आपका रिलीज होता है, योर O2 इज ऑल्सो गेटिंग रिलीज ओवर देयर। So that is why option D becomes my correct answer. Cyclic, non-cyclic एक बार रिवाइज करके आना because again it's a very hot topic. हाँ, अब यहाँ पे आप बता दो, इसका आंसर आप दे सकते हो, सोच के देना। कर चुके हम लोग यहाँ पे cyclic photophosphorylation results in the formation of। जब हम cyclic photophosphorylation की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या बन के मिलता है बताइए। हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे सेकंड कह रहे हैं। सना क्या लग रहा है आपको? सर ATP एंड मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन C Option C over here becomes my correct answer. Yes, ATP over here becomes my correct answer. So cyclic photophosphorylation result in the formation of your ATP. सेम यहाँ पे आपका ATP बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। आई होप आपको याद होगा कि साइक्लिक के अंदर आपका सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। कौन सा होता है फोटो सिस्टम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व? PS1. PS1 ही आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। PS1 का एक और नाम क्या था? फोटो सिस्टम 1 P700 P680. अरे नहीं बाबा, P700 700. P680 पता लगा अभिषेक। राइट, इट इज योर P700, राइट। सो दैट वाज द फोटो सिस्टम 1 और यही आपका इन्वॉल्व हो रहा है। PS2 आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा एंड यहाँ पे आपको सिर्फ ATP बनते मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड समथिंग एल्स गेटिंग फॉर्म्ड अलोंग विद दैट। ना ही NADPH आपको बनता है यहाँ पे, ना ही आपका O2 यहाँ पे बनता है। सो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय। सबसे पहले कौन पकड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स याद करके आना,
देख लेना एक बार उन्हें, वो भी एक बार आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथों से, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। सो बताइए कौन होता है इनमें से पहला मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हु इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर हियर। ऑलराइट, बताइए मुस्कान कुमारी, कौन इनमें से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बोलिए। ऑप्शन ए। प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अब जो अगला मुझे आंसर यहाँ पे देगा उसे मुझे दूसरा भी बताना पड़ेगा। क्विनॉन के बाद आपका यहाँ पे कौन सा आएगा? बताइए शिखा, क्विनॉन के बाद आपका कौन सा आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? PQH2। PQH2। टेल अस, अच्छा उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म उसका क्या होता है? H2 भूल जाओ, PQ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनॉन, वही तो है ये, वही तो है ये, वो क्विनॉन प्लास्टोक्विनॉन आपका सेम ही है। उसके बाद कौन सा आता है? प्लास्टोसाइनिन। साइटोक्रोम B6F एंड देन यू हैव द प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अब याद रखना जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने आपको बताए हुए ना उनको ही इतना याद रखो। यू विल हैव मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो याद करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर द ओनली दोज एक्सेप्टर व्हिच हैव बीन टॉट टू यू, ताकि आपको कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याद करके आपका काम बन जाए। सो यस, यहाँ पे आपका क्विनॉन विल बिकम अ करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पिकअप किया जाता है सबसे पहले। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, सो ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस नहीं किया जाता ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय होम। इनमें से कौन है जो आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा? सो ये आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने खुद से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये चैप्टर। बताइए दीप्ति, बोलिए। सर ऑप्शन ए। और ऐसा क्यों हो रहा है दीप्ति, क्यों ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पा रहा हिसाब से? ठीक है, डिंपल आप बताइए। डिंपल आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या? अच्छा, वो भी डिंपल अनम्यूट सर क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है जो एब्सेंट रहती है। ओके, तो फिर ये क्या इसका सोर्स क्या होता है फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, या फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर नहीं है तो फिर क्या यूज करता है ये? अच्छा सुनो मेरी बात, ठीक है, राइट, ओके सुनो। सो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ठीक है, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि यहाँ पे जनरली आपका ऑक्सीजन तो आपका यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, अच्छा पहले आप ये मुझे बताओ, नॉर्मल प्लांट्स के अंदर आपको ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो ऑक्सीजन आ कहां से रहा होता है? फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन इज कमिंग एक्चुअली। एक नॉर्मल प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जब निकलता है तो कहां से निकल रहा होता है? निकल रहा होता है मतलब वो किसको स्प्लिट करने के बाद आपको ऑक्सीजन आपको मिल रहा होता है? वाटर स्प्लिटिंग। वाटर। राइट, वो आपको मिल रहा होता है व्हेन यू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। जब आप वाटर को वहां पे स्प्लिट करते हो तब आपको वहां से आपका ऑक्सीजन निकल के आता है। लेकिन आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपका वाटर का इस्तेमाल करता ही नहीं है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपना यहाँ पे H2S। इट विल बी ब्रेकिंग डाउन द H2S। ये H2S को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होते हुए नहीं मिलता। अब अगर आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे याद रख सकते हो तो एक और नाम याद रखना, दैट इज योर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये दो एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख लो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते ड्यूरिंग योर फोटोसिंथेसिस, रादर दे चूज समथिंग एल्स एंड दैट समथिंग एल्स इज माय H2S। तो आपका यहाँ पे सल्फर रिलीज होता है आपका उस एनवायरमेंट के अंदर, बट आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी ये जो बाकी एग्जाम्पल है ना, नॉस्टॉक हो गया आपका, ये तो आपका साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। साइकस तो आपका प्लांट ही है। कारा भी आपका ग्रीन एल्गे, अगर आपको याद हो तो कारा आपका ग्रीन एल्गे, तो भी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आपको रिलीज कर देगा, बट नॉट योर ऑप्शन ए ओवर हियर, ठीक है। क्या ये बात आपको यहाँ समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे? Yes. Yes, so you will be using H2S over there instead of your water. All right, which element is located at the center of the porphyrin ring in the chlorophyll? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको ज्यादा डिटेल में देखना है आपको यहाँ पे। क्लोरोफिल बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल, जो एलिमेंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको सेंटर में मिलता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके क्लोरोफिल बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एक प्लांट है आपके घर पे, अच्छा खासा पानी वानी डाल रहे हो, लेकिन तब भी अगर उसके लीव्स अगर येलो हो जाते हैं, देन आई कैन क्लियरली से इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम। अगर आपके प्लांट के अंदर लीव्स जो है आपके वहां पे अगर वो आपके येलो होने लगते हैं,
then it generally means deficiency of magnesium in the soil. और इसलिए वो आपके वहां पे येलो हो रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द क्लोरोफिल. सो ये बात भी याद रखना. ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ऑलराइट, ओके. यहाँ पे एक सवाल है. सवाल इवन दो कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन इसका आंसर बड़ा सिंपल है और सवाल भी कोई इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं. तो खुद से एक बार पढ़ो और बताओ कि इसके अंदर आपको क्या आंसर यहाँ पे सही लग सकता है. साइंटिस्ट ने कल्चर किया था क्लैडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एज़ोटोबैक्टर and eliminated the culture by splitting the light through a prism. So prism से light गई, आपको पूरा vibrio और आपको वहां पे मिला. He observed the bacteria accumulated mainly in the region of. अब आप जानते हो कि बैक्टीरिया कहाँ पे इकट्ठा वहां पे होंगे. बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर. सर मुझे तो सी लग रहा है. ये लग रहा है आपको यहाँ पे. मुस्कान आपको क्या लग रहा है. सी. सर मैं अरे नहीं अभिषेक. सना बताओ क्या होगा इसका आंसर. सर ब्लू एंड रेड लाइट. प्रियांशी. सर डी लग रहा है. देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये एक्सपेरिमेंट आपका बेसिकली आपके एनसीईआरटी में देख रखा हुआ है. दिस इज समथिंग डन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट ओवर देयर. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि यहाँ पे जो उन्होंने स्प्लिट किया था अपने प्रिज्म से लाइट को, सो आपकी जो लाइट आपकी आ रही थी आपके एक्वेरियम के अंदर जहां पे इनको ग्रो कर रहे थे, आपका क्लैडोफोरा इज बेसिकली योर एल्गे, राइट. और अगर ये मेरा एल्गे है, अगर ये मेरा एक एल्गे है, तो ये ऑब्वियसली करेगा हमारा फोटोसिंथेसिस. दिस विल डू द फोटोसिंथेसिस, राइट. अब जब ये करेगा हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करता है तो उस दौरान आपका O2 यहाँ पे रिलीज किया जाता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और इसी ऑक्सीजन को पास में पकड़ने के लिए, इसी ऑक्सीजन के पास मुझे ये एज़ोटोबैक्टर वहां पे मिलता है. सो बेसिकली एज़ोटोबैक्टर वहां पे इकट्ठा होता है जहां पे ऑक्सीजन होगा, राइट. ऑक्सीजन होना मतलब होना फोटोसिंथेसिस. अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस जनरली आपके कौन से दो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेक्ट्रम के जहां पे कराया जाता है फोटोसिंथेसिस. द आंसर इज Blue and red light. ब्लू एंड रेड लाइट सर. Blue and red. ब्लू एंड रेड लाइट. सो ब्लू एंड रेड लाइट इज द वन जो आपके यहाँ पे सबसे यूजफुल होती है किसी भी प्लांट के लिए टू कैरी द फोटोसिंथेसिस. उसमें से भी अगर कभी सवाल आ गया ना कि इनमें से ज्यादा प्रेफर प्लांट कौन सी करेगा, तो रेड बोलना. रेड इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन बाय अ प्लांट. तो दीज आर द टू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जहां पे आपका एल्गे इकट्ठा होगा. दिस इज व्हेन यू विल फाइंड द एल्गे विल गेट accumulated over here. तो यहाँ पे sorry, your bacteria will get accumulated over here. So blue and green will be red is going to be a correct answer in this. Okay, 12वीं कक्षा का सवाल आया. Which of the following event takes place after double fertilization? इनमें से कौन सा इवेंट आपका होता है डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद? Which event takes place after double fertilization? बोलिए कोमल शर्मा. सर डी. अभिषेक. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. इट इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. बिल्कुल सही. आपका डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी जो चीज बनती है वो आपका एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे डेवलप करता है. एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे डेवलप करने लगता है आपके यहाँ पे. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका डेवलप करेगा एंड विल टर्न इनटू एंडोस्पर्म. दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, राइट. सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. बाकी सारे इवेंट्स आपके पहले ही हो जाते हैं. हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स विल फॉर्म 1000 पोलन ग्रेन्स? कितने आपको पोलन मदर सेल्स चाहिए होंगे आपको 1000 पोलन ग्रेन बनाने के लिए? आसान सवाल है ये भी, बहुत मुश्किल तो है नहीं. इफ यू वांट टू मेक 1000 पोलन ग्रेन्स देन हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स? या पता है हमने एक टर्म सीखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल करके. Yes, sir. Microspore mother cell. That is a term we have studied or seen, that is called as my MMC. ये होता है आपका डिप्लॉयड. एक MMC से आपके कितने आपके पोलन ग्रेन बन जाते हैं? तो आपका रूल बड़ा ही सिंपल सा आपका यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस कर दिया. बताइए पीयूष क्या होगा इसका आंसर? सर बी. अब बी कह रहे हो आपका यहाँ पे, ठीक है.
आई गेस क्या सब लोग पीयूष के आंसर के साथ अग्री कर रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have a diploid cell, एक pollen grain. So using this, we'll be finding 4 pollen grains have been formed. Simple सी बात है, we are getting 4 pollen grains are getting formed. So अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अगर आपके 4 बन रहे हैं, देन अगर मुझे बनाने मेरे यहाँ पे 1000, so मैं कितने बार मुझे यहाँ पे मेरा मियोसिस करना पड़ेगा, और how many pollen grains are required over there? That's going to be 250. ठीक है, तो 250 आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर मैं यूज करता हूँ, देन आई विल गेट 1000 पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो. सिंपल. ये भी एक सवाल था जो मैंने आपको असाइनमेंट में ये पूछा था, सो इसका जल्दी से आंसर बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. सो कहाँ पे क्या मैचिंग आपके यहाँ पे आ जाएगी, बताओ किशोर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन से आपके यहाँ पे क्या कह रहा है. सो जूफिली मतलब पॉलिनेशन बाय द एनिमल्स, ठीक है. ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय योर बर्ड्स, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स आपके यहाँ पे. एंटिमोफिली का मतलब आपको यहाँ पे होता है पॉलिनेशन विच इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ माय इंसेक्ट्स, एंड कैरोप्टेराफाइली मींस पॉलिनेशन डन विद द हेल्प ऑफ माय बैट्स. सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. देन विंड पॉलिनेटेड पोलन्स आर, विंड से पॉलिनेटेड होने वाले पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? तो टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू बी लुकिंग लाइक व्हाट? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. ओके, सलम क्या लग रहा है आपको? Sir, option A. फिल्म ब्राइटली कलर्ड नहीं होते. अगर आप विंड से पॉलिनेट कर रहे हो ना पोलन ग्रेन्स को, तो कलर देने का उनका कोई मतलब ही नहीं बनता. सो दे आर नेवर गोइंग टू बी ब्राइटली कलर्ड, इसलिए आपको ऑप्शन यहाँ पे बनने का नहीं. ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाता है. सो दे आर गोइंग टू बी स्मॉल, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स. बहुत स्मॉल होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज नंबर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट इवन रीच टू अ राइट डेस्टिनेशन. मेनी ऑफ देम विल नॉट इवन रीच टू अ राइट प्लांट, उनके पहले कहीं पे वो गिर जाएंगे. दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्टर रखने का मतलब होता नहीं है वहां पे, सो दैट इज व्हाई सी एंड डी भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा. ऑलराइट, सिलेक्ट द प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर. ध्यान से देख लो, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी कौन से इनमें से प्लांट है जो पानी के थ्रू जिनके अंदर आपका पॉलिनेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. सो विच ऑफ दिस प्लांट विल शो द पॉलिनेशन हैपनिंग बाय वाटर? अंशिका, अंशु, आप बताइए. Option C. अंशिका अंशु कह रही है यहाँ पे ऑप्शन सी कह रही है. डिम्पल क्या लग रहा है? डिम्पल का आंसर देखने के लिए हम अभी जाएंगे चैट के अंदर, बिकॉज चैट में ही इनके आंसर आते हैं. चलो बेटा डिम्पल बताओ. ऑलराइट, अच्छा आपका माइक काम नहीं करा रहे. ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. ऑलराइट, ऑप्शन सी, आप भी ऑप्शन सी करो यहाँ पे. ठीक है, ओके, राइट, लेट्स हैव अ लुक. सो यू हैव ओवर हियर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस, राइट. 5 एग्जांपल आपके सामने. याद रखना आप हमेशा कि ज़ोस्टेरा के अंदर आपको मिलेगा होते हुए आपका वाया वाटर. ज़ोस्टेरा इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय सी ग्रास, अगर आपको याद होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर सी ग्रास, जिसको हम सी ग्रास भी यहाँ पे बोलते हैं. तो इसके अंदर आपका होता है पॉलिनेशन बाय वाटर. और दूसरा जो एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर मेलिसिनेरिया. इसमें भी आपका होगा पॉलिनेशन बाय वाटर. अब मुझे बताओ कि वाटर हाइसिंथ में कैसे होता है पॉलिनेशन? फिर वैसे ही अनुट के बता दो, वाटर हाइसिंथ के अंदर कैसे होगा? Insects or wind. Sir. Insects. इंसेक्ट्स एंड विंड्स. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू, वेरी गुड. यूका प्लांट के अंदर इंसेक्ट, इंसेक्ट यूका मॉथ करके सुना होगा आपने. यूका, हाँ, Yes, एक sir. आपने कहानी भी सुनी Yucca होगी moth. यूका मॉथ की, जो अंडे भी ले करता है वहां पे, right? That's true. And then you have Amorphilus, that's also land plant. It's a land large plant, so you can also find pollination happening by insects over there. ठीक है. मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज गोइंग टू बी व्हाट? मिल्की वाटर जो आपको मिलता है टेंडर कोकोनट के अंदर, वो कौन सा होता है? बताइए बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. इट इज गोइंग टू बी लिक्विड एंडोस्पर्म. बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी लिक्विड एंडोस्पर्म. तो शिखा मुझे बताइए, इस लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर मेरा कौन सा हार्मोन मुझे देखने के लिए मिल जाएगा?
लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर मुझे कौन सा हार्मोन, वैसे ही बता दो कौन सा हार्मोन मिलेगा मुझे शिखा देखने के लिए इसके अंदर? सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? बताइए मुस्कान, कौन सा हार्मोन मिलेगा मुझे यहाँ पे देखने के लिए लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर? आप भी बोल दो बेटा, याद नहीं आ रहा। आप भी बोल दो, आगे बढ़ता हूँ मैं। अरे बताइए, लिक्विड एंडोस्पर्म, या मैं कहूंगा, अच्छा एक बात होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, हमने वो बात की थी ना कि उसमें से भी आपको एक मिलता है आपका प्लांट हार्मोन, जो कोकोनट वाटर आपका होता है, वो कौन सा होता है? बता दो, कोई बता दो म्यूट करके, कौन सा होता है वो? वेरी इथाइलिन गुड बेटा, वेरी गुड। इथिलीन, कौन था इथिलीन? बेटा कल बेटा स्कूल में आपको आएगा फोन, इथिलीन। इट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनिन। हफ्ता नहीं हुआ है ये चीज रिवाइज करके। साइटोकाइनिन किसको याद है? हमने बात किया था कि एक साइंटिस्ट थे हमारे वहां पे, उन्होंने कोकोनट वाटर डाला था, तो टोबैको प्लांट के जो सेल्स थे वहां पे, वो आपके वहां पे ग्रो करना चालू हो गए थे। जब उन्हें ऑक्सीजन तो डाला था वहां पे, उन्होंने फिर कोकोनट वाटर जब वहां पे डाला तो वहां पे ग्रो करना चालू हो गए थे, बिकॉज कोकोनट वाटर इज नोन टू हैव प्रेजेंस ऑफ द साइटोकाइनिन। ये चीज भूलना मत आप लोग, ठीक है? कुछ याद आ रहा है आप सबको यहाँ पे, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये Yes, सब sir. बात सुन रहे सर? याद आ गया Yes, सर। sir, याद आ रहा है। ये आ रहा है ना, धीरे धीरे होगा डाउनलोड होगा। ऑलराइट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्रांचेस इज प्रमोटेड बाय, कौन है इनमें से जो आपका लैटरल, कौन सी कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे लैटरल ब्रांचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? इनमें से क्या करना पड़ेगा एज अ फार्मर आपको कि मेरे लैटरल ग्रोथ वहां पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाए? चलिए हैंड रेस करिए, इसके लिए हैंड रेस करिए। बताइए प्रिंस, क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे? सर फोर्थ कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंस। प्रियांशी, आपको क्या लग रहा है? सर बी। 4 1 2 3 4 बोले ना बेटा, आई एम अज्यूमिंग 4th ओनली। सना, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन। सना, अगर मैं अपाइकल बोर्ड को रिमूव करता हूं तो मेरे लैटरल ब्रांचेस क्यों डेवलप करेंगे? आप कह रहे हो मुझे, समझो मैं वहां पे कैची लेके खड़ा हूं, सना आके मुझे कह रही है कि आप अपाइकल बोर्ड निकालो सर, और आपके लैटरल ब्रांचेस वहां पे ग्रो करेंगे, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हो मुझे? आई एम स्टिल वेटिंग विद माय सीजर ओवर देयर की क्या रीजन अभी तक मिला नहीं ना मुझे। यू पीपल डोंट एक्सप्लेन, गलत बात है ये। सर बताइए शिखा, बोलिए। सर अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगी? हाँ, तो जब मैं उसे निकाल रहा हूँ वहां पे, तो कौन से हार्मोन का इन्फ्लुएंस भी वहां से निकल रहा है? ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन। Right, Oxygen right. hormone. That's the thing. Yeah, that's the thing I want to hear. जब मैं अपाइकल बोर्ड को रिमूव कर रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस को भी वहां से निकाल रहा हूँ। तो अगर मेरा ऑक्सीजन वहां से चला गया, निकल गया वहां से, then I will find the lateral growth will start happening over there. So yes, my option D over there becomes my correct answer. अब ये कुछ सवाल है जो मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर दिए थे, तो एक बार इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन सी 2 करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी थी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये बात तो आपकी यहाँ पे सही है। अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है जनरली इन अ मैरिड फीमेल, देन यू कैन से इट्स अ साइन ऑफ अ प्रेगनेंसी। द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंडक्टेड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द ओवरियन हार्मोन। अब ये बात याद रखना, ये बात आपकी यहाँ पे क्या लग रहा है, सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत सही है, राइट। क्योंकि आपके जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं आपके ओवरी के अंदर एंड यूट्रस के अंदर, वो सिर्फ आपके ओवरियन हार्मोन नहीं कर रहे होते हैं, आपका एफएसएच और एलएच भी कर रहा होता है, जो आपका आ रहा होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एलएच सर्ज इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, ये बात आपकी यहाँ पे सही है। That statement over there is going to be true. If fertilization occurs, corpus luteum degenerates immediately. अगर fertilization अगर आपका यहाँ पे होता है, then corpus luteum आपका तुरंत आपका यहाँ पे degenerate हो जाएगा। ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है। So 1 and 3 has to be the correct answer over here. ठीक है। Select the correct option describing the gonadotropin activity in the normal pregnant female. इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे सही रहेगी? So watch of the statement is going to be true over there. अब याद रखना, if a girl gets pregnant, in her blood you will find good amount of HCG. मैं जानता हूँ आप लोगों को आता है ये, याद रखना। The girl will always have a good amount of HCG. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये HCG आपका इनिशियली आपका आता है आपके प्लेसेंटा में से आपको मिलते हुए आपको मिलेगा।
वहां से आपका आ रहा होता है। एंड दिस HCG इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। किसको याद आ रही है, हमने बात की थी, दिस Yes, HCG sir. ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो HCG आपका आ रहा होता है ना, ये जब आता है प्लेसेंटा में से, सो इट ऑल्सो ट्रिगर द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब मेरी बात सुनो, प्रेगनेंसी हो गई, प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा से जब आपका HCG आ रहा है, ये HCG जाके बोलेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, इट विल गो एंड टेल द कॉर्पस ल्यूटियम टू सर्वाइव। वो उसे खत्म होने नहीं देगा, इट विल कव एंड टेल द कॉर्पस ल्यूटियम टू सर्वाइव, टू सर्वाइव। अब जब आपका HCG आके इसे सर्वाइव करा रहा है, तो आप समझ जाना कि अगर ये जिंदा रह गया, मतलब इसको अगर कुछ नहीं हुआ, तो इसका तो काम ही होता है, इसका तो काम ही होता है आपका यहाँ पे टू रिलीज योर प्रोजेस्टेरॉन and your estrogen. Estrogen. That is what happens over there. This is why option C becomes the correct answer. ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप इसको लेके किसी को कोई मसला नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इस चीज को लेके। ये तो सिंपल था। आपको No, बताना sir. था आपका यहाँ पे कि N क्या है, 2N क्या है और 3N क्या है। सो हेप्लॉइड आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा एग, न्यूक्लियस आपका डिप्लॉइड एंड एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे ट्रिप्लॉइड रहेगा। एक और बात याद रखना, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। That is the story of my angiosperms. ठीक है, अच्छा मैं आपको रिलीज करता हूँ बिकॉज यू ऑल्सो हैव वन मोर लेक्चर ना। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी एक सवाल है जो मुझे यहाँ पे अभिषेक को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। बाकी सब यहाँ पे क्लियर है, सॉर्टेड है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसका आंसर आपके आंसर की में वहां पे एरर है, इसका Yes, आंसर यहाँ sir. पे आएगा। हाँ हाँ, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ अभिषेक कल फोन आएगा बेटा स्कूल में आपके। अच्छा, कल तो संडे ना, परसों आएगा। So you will find in this external genitalia जो आपके यहाँ पे होंगे, that's going to be your statement 3, 5 and 4. That's it. ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। These are the correct answer in this, right? 3, 4 and 5 are the one. तो या ऐसा कोई एरर हो तो बता दिया करो। ऐसा कोई एरर आपको दिखता है ना सडनली, जैसे हुस्नवाज ने मुझे बता दिया था। So if you happen to see such kind of error in the answer key, then just let me know. So this is going to be your option C बनेगा यहाँ पे आंसर, not option D, right? All right, ठीक है। So that is something we have done. So now if anyone has any kind of questions other than Abhishek, then आप अपने सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हो, or else I would suggest you to drop off because you have one more class after some time. So इस्तेमाल करिए अपने आधे घंटे का break and hopefully time ले तो have your dinner as well. Thank you, sir. Good night, sir. And yeah, Thank you, bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir. Bye, sir.